वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसिम और मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ होल बायोलॉजी का एक रिव्यू देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पूरी बायोलॉजी जो 11th क्लास की है उसमें क्या होता है और कैसे हम लोगों को इसको पढ़ना है, सिलेबस कैसे डिवाइड किया गया है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों के सिलेबस में रखी गई हैं 11th क्लास में। तो इस 11th क्लास की बायोलॉजी का एक होल रिव्यू दे रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी होंगी, यहाँ पे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो वीडियो तो लंबी बनेगी बनेगी, इसलिए थोड़ा सा आपको ज़रा सा धैर्य रखना पड़ेगा। तो पहला इसमें जो यूनिट आएगी वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधताएं, यानी कि कितने ज़्यादा डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। अब वो डिफरेंट टाइप की चीज़ें बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, जो लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड या लिविंग वर्ल्ड, बात एक ही आती है कि लिविंग वर्ल्ड में कितने टाइप की डाइवर्सिटी है, यानी कि कितने टाइप की चीज़ें होंगी। अब प्लांट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, एनिमल्स में क्या क्या होते हैं और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो पूरा हम इस यूनिट के अंडर में पढ़ते हैं। क्लियर? तो ये जो यूनिट है इसमें हम लोग इन 4 चैप्टर को समराइज करेंगे। जल्दी से देख लेते हैं इन 4 चैप्टर में क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले तो बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड की। व्हाट इज लिविंग, इसकी बात करेंगे। तो जो चीजें ग्रोथ कर सकती हैं, जो चीजें रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, जिनमें सेंस होगा, जिनमें ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सेंसेशंस हो गए, और जिनमें मेटाबॉलिज्म होगी, वो सारी की सारी लिविंग होगी। इस तरीके से लिविंग वर्ल्ड की यहां पे बात करेंगे। साथ ही साथ यहां पे एक और टर्म की बात करेंगे। हम लोग एक टर्म की बात करेंगे जिसको कहते हैं टेक्सोनॉमी। किसकी बात करेंगे? वो टर्म क्या होगा? टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी क्या होता है? जो टेक्सोनॉमी है, टेक्सोन, इसमें मतलब ग्रुप्स को हम ग्रुप में रखते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लीजिए आपको कोई नई ऑर्गेनिज्म मिली, उसको किस ग्रुप में रखा जाएगा, इसमें अलग अलग टेक्सॉन बनाए गए। हम लोगों ने 9th क्लास में इसका एक छोटा सा रिव्यू लिया था। हम लोगों ने पढ़ा था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। ये सभी छोटे छोटे ग्रुप थे। तो ये सभी एक टेक्सा को बिलोंग करते हैं, यानी किंगडम एक टेक्सा है, फाइलम एक टेक्सा है, क्लास एक टेक्सा, ऑर्डर एक टेक्सा। इस तरीके से फैमिली, जीनस, स्पीशीज की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये सब फैमिली होती है, जीनस होता है, स्पीशी होती है। आप बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की फिर बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर यानी कि कैसे हम किसी चीज का नाम देते हैं। तो नाम देने में कैसे नाम देते हैं कि जैसे नाम है हम लोगों का होमो सेपियंस, तो होमो और सेपियंस, तो ये होमोसेपियंस जो नाम दिया जाता है, ये नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। ये एक साइंटिस्ट थे लीनियस। उन्होंने नॉमेनक्लेचर की बात करी थी कि हम अगर किसी स्पीशी को खोज ले तो उसका नाम कैसे रखा जाए। तो हम सबसे पहले उसको ये मैच करते हैं कि साहब ये किंगडम से, कौन से किंगडम से बिलोंग करती है, कौन से फाइलम से बिलोंग करती है, कौन से क्लास से। अच्छा, यार किंगडम की बात आती है तो जरा बात कर लेते हैं बायोलॉजी में हम लोगों को, क्योंकि इसी के किंगडम के ही ऊपर पूरी बायोलॉजी को पढ़ डालना है। तो किंगडम टोटल 5 होते हैं। 5 किंगडम हम लोगों को पढ़ना है। होते तो बहुत सारे हैं, 5 के अलावा 6 किंगडम भी होते हैं, लेकिन हम लोगों को जो 5 पढ़ना है वो कौन कौन से हैं? वो होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 9th क्लास में शायद आप लोगों ने ये पढ़ा हो, याद हो या ना हो, उसको फिर से हम रिव्यू कराते हैं। मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को रखा जाता है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स को रखा जाता है। इसमें भी यूकैरियोट, इसमें भी यूकैरियोट और इसमें भी यूकैरियोट। तो फिर अब इनमें फर्क क्या रह गया? मोनेरा में जो प्रोकैरियोट होते हैं यूनिसेल्युलर। प्रोटिस्टा में भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। यहां
यूनी और मल्टी दोनों रखे जाते हैं, वैसे तो ज्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लस एक ईस्ट जो होता है, वो ईस्ट जो है वो ईस्ट आपका यूनिसेलुलर होता है। इसके बाद प्लांटी में भी मल्टी सेलुलर रखे जाते हैं और वो यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। एनिमेलिया, एनिमेलिया में सारे एनिमल्स रखे जाते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को किंगडम्स होते हैं। अब ये टेक्सोनॉमी यानी कौन सी चीज किस किंगडम से बिलोंग करती है, जैसे प्लांट्स हैं तो उसको प्लांटी में रखेंगे, तो ये एक किंगडम हो गया। फिर ऐसे ही फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली आती है और फिर उसका नेम आता है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। जैसे यहाँ पे हमने नाम दिया होमोसेपियंस, ऐसे ही आता है मैंगीफेरा इंडिका, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एनिमेलिया का एक स्पीशी हम लोग अपनी की बात कर लेते हैं, होमोसेपियंस। कैसे नाम रखा गया? होमो जो नाम था वो जीनस उठाया गया, वो जीनस लिखा जाता है सबसे पहले, कि हम लोग होमोजीनस से बिलोंग करते हैं। और स्पीशी जो है हमारी वो है सेपियंस। जब होमो और सेपियंस लिखा जाता है तो इसको यहां पे जगह कम है, एक साथ लिखेंगे और इंडिविजुअल सेपरेट अंडरलाइन करेंगे। अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं तो इसे इटैलिक्स में लिखेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये लीनियस ने नॉमेनक्लेचर दिया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसके अलावा इन्होंने एक और आगे ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया कि 3 नाम की एक पद्धति होती है जिसमें हम लोग 3 नाम रखेंगे। यहां पे हम लोगों ने 2 नाम लिए, एक जीनस का लिया, एक स्पीशी लिया। इसके अलावा मैंगीफेरा इंडिका की बात करी जाए अगर, तो मैंगीफेरा इंडिका के आगे अगर लिन लगा दिया तो वो इंडिविजुअल जो साइंटिस्ट है जिसने इसके बारे में पूरा बताया है उसका आगे नाम लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी हम पढ़ते हैं किसमें? लिविंग वर्ड में ही। तो हमारा पहला चैप्टर जो है उसमें ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद अब हम लोग और बातें इस पे क्या करें, अब जैसे कोई चीज आपने नई डिस्कवर करी, कोई नई ऑर्गेनिज्म अगर डिस्कवर करी है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाए, इसके लिए हमारे पास कुछ सैंपल्स होना चाहिए ना। तो वो कहलाते हैं जो सैंपल्स हैं, यानी जिनको देख के हम मैच करेंगे कि भाई साहब ये प्लांट से रिलेट करता है, एनिमल से रिलेट करता है, फंजाई से, प्रोटिस्टा से या मोनेरा से, तो उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। और टेक्सोनॉमिकल एड्स में क्या क्या आ सकते हैं? वो हर्बेरियम हो सकते हैं, बॉटेनिकल गार्डन्स हो सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स हो सकते हैं, या कीज हो सकती हैं। क्लियर है? तो ये इस तरीके की चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे लिविंग वर्ड चैप्टर में। क्लियर? इसके बाद अगला चैप्टर आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, टेक्सोनॉमी के बाद एक और चीज आती है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक क्या है? टेक्सोनॉमी तो अरेंजमेंट कर दिया, लेकिन देखिए एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट करना उसे कहते हैं सिस्टमैटिक्स। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें फाइलोजेनेटिकली रिलेशनशिप यानी एवोल्यूशनरी, सबसे पहले मोनेरा आया होगा दुनिया में, फिर प्रोटिस्टा आया होगा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया आया। ये नहीं कि पहले एनिमेलिया रख दिया, फिर प्लांटी रख दिया, फिर फंजाई रख दिया। ये शफल नहीं होते, ये एक सीक्वेंस जो हुआ उसे सिस्टमैटिक कहते हैं। तो टेक्सोनॉमी को अगर हम फाइलोजेनेटिकली यानी इवोल्यूशनरी अगर हम लिख दें तो वो क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन इस तरीके से हमने क्लासिफाई करा। हम लोग क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम सिस्टम भी पढ़ते हैं, 3 किंगडम सिस्टम भी पढ़ते हैं, 4 किंगडम सिस्टम भी पढ़ते हैं, 5 किंगडम सिस्टम भी पढ़ते हैं और 6 किंगडम सिस्टम भी पढ़ते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में इलेबोरेशन 5 किंगडम सिस्टम का होता है। ये 5 वो किंगडम हैं। 2 किंगडम सिस्टम में प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग रख दिए गए। क्लियर? लीनियस ने दिया था 2 किंगडम सिस्टम। ठीक है? 3 किंगडम सिस्टम हेकल ने दिया था। 4 किंगडम सिस्टम कोपलैंड ने दिया था। 5 किंगडम सिस्टम विटेकर ने दिया था और 6 किंगडम सिस्टम वूज ने दिया था। ठीक है? कार्ल वूज। तो ये इनके नाम हो गए, इनको डिटेल में पढ़ लेंगे जब चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में हम लोग जो है ये बात जो कर रहे हैं यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम लोगों को ये पढ़ना,
साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोगों को जो ये 5 किंगडम है ना, यही डिटेल है हमारे में। तो ये जो 5 किंगडम है, इन 5 किंगडम में से मोनेरा को पढ़ना है पूरा, प्रोटिस्टा को पढ़ना है पूरा, और फंजाई को यही निपटा देना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो यहां क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। अच्छा जरा एक बात देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई में क्या डिफरेंस होता है। मोनेरा यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट्स हैं, और साथ ही साथ ये ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं, दोनों कर लेते हैं। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट, प्रोकैरियोट तो पता होगा। यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पूरा का पूरा न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप होता है, और प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियर वेल डेवलप नहीं होता है, वो होते हैं प्रोकैरियोट्स। क्लियर। तो प्रोकैरियोट्स में इंसिपिएंट न्यूक्लियस मिल रहा है, यूकैरियोट्स में वेल डेवलप न्यूक्लियस मिल रहा है। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स मिलते हैं, इसके अलावा कोई सेल ऑर्गेनल नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल मिलेंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा। फंजाई मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं या यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, और ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, यानी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी ये डेड एंड डीकेइंग मटेरियल को खाते हैं। या ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे फंगस भी हैं जो पैरासाइट होते हैं। बात ये करते हैं कि फंगस और प्लांट में क्या डिफरेंस है ना। फंगस अपना खाना नहीं बना सकते, तो फंगस क्या करते हैं, फंगस हेटेरोट्रॉप है और ये ऑटोट्रॉप है। फंगस के पास क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है और यहां क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। फंगस के जो सेल वॉल होती है, तो फंगस की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। फंगस की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, काइटिन की। इसकी सेल वॉल एक पॉलीसेकेराइड है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड काइटिन, उसकी बनी होती है। जबकि प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। तो प्लांट्स की सेल वॉल हो गई सेल्यूलोज की और फंगस की सेल वॉल हो गई काइटिन की। क्लियर है। ये तीन चीजों के साथ साथ हमें वायरस, वीरियोइड्स और प्रियॉन्स के बारे में भी पढ़ना है। क्लियर है। और एक छोटा छोटा सा यहाँ के में भी पढ़ लेना है कि प्लांट और एनिमल कैसे होते हैं, प्लांटी, और क्या क्या चीजें होती हैं एनिमल्स के बारे में। तो वायरसेस के बारे में, वीरियोइड्स और प्रियॉन्स। देखिए ये डिटेल वर्जन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल स्टडी कराई जा रही है। तो ये चाहिएगा तो नोट्स बनाते चलिएगा कि ये इंट्रोडक्शन है आपका होल 11th का। ठीक है। अब बात करेंगे अगले चैप्टर की, वो है प्लांट किंगडम। तो जो प्लांट किंगडम होगा हमारा पूरा प्लांटी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और प्लांट किंगडम में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। तो एल्गी जो होते हैं ये थैलस लाइक बॉडी होती है, यानी इनमें रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसलिए इन्हें एल्गी कहते हैं। थैलस लाइक बॉडी, थैलस वो बॉडी होती है, थैलस, जिसमें रूट, स्टेम और लीफ में नो डिफरेंशिएशन, देयर इज नो डिफरेंस। अगर ये रखा हुआ है बॉडी, तो इसमें जो तुम पता नहीं लगा पाओगे कि यहाँ पे रूट है या यहाँ पे स्टेम है या यहाँ पे लीफ है, तो ऐसी बॉडी को कहते हैं एल्गी। अगर ब्रायोफाइट है तो इसमें लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। लीफ लाइक का मतलब हो गया कि लीफ, ट्रू लीफ नहीं होगी लेकिन लीफ के जैसा स्ट्रक्चर होगा। ट्रू स्टेम नहीं होगा लेकिन स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर होगा, और ट्रू रूट्स नहीं होंगे लेकिन रूट्स के जैसा स्ट्रक्चर होगा, तो वो होंगे ब्रायोफाइट्स। लेकिन अगर इसमें ट्रू रूट्स, लीफ और स्टेम मिल रहे हैं, अच्छा इन दोनों में एक चीज और भी है, वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं। एल्गी और ब्रायोफाइट में वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम अगर एब्सेंट है और ये कैरेक्टर्स और जो हमने बताए वो हैं, तो वो एल्गी और ब्रायोफाइट होंगे। लेकिन अगर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हो गए तो वो आ गए टेरिडोफाइट्स। क्लियर।
जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये आपके बड़े और प्लांट्स होते हैं। यहां से आपको लकड़ियां मिल जाती हैं फर्नीचर के लिए जिम्नोस्पर्म से। क्लियर है? तो जिम्नोस्पर्म में पाइनस और साइकस हमें पढ़ना होता है कि पाइनस में कौन सी चीजें होती हैं और साइकस में कौन सी होती हैं। ये तीन के तीनों एक और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसे कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। और ये दोनों एक और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसे कहते हैं फेनोरोगैम्स। फेनोरोगैम्स वो होते हैं जो सीड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और क्रिप्टोगैम्स वो होते हैं जो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर है? यानी कि जिनमें विजिबल सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो कहलाएंगे फेनोरोगैम्स, जो सीड को प्रोड्यूस कर लेंगे, और जो सीड को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे वो होंगे क्रिप्टोगैम्स। क्लियर? एंजियोस्पर्म में भी डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में बात करेंगे हम लोग। और हमारी बुक में जो हम लोगों को पढ़ना है पूरी 11th में, वो फोकस करना है एंजियोस्पर्म के ऊपर ही। यहाँ जितने भी आगे के चैप्टर्स होंगे सब में जो हम लोग डिटेल वर्जन में अभी आगे पढ़ेंगे अगली वीडियोस में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग जनरल टॉक कर रहे हैं। तो किंगडम प्लांटी भी खत्म होता है यहीं पे, इसी तरीके से खत्म हो जाएगा। और यहीं पे हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करेंगे। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है कि पहले डिप्लॉयड स्टेज आ रही है, उसके बाद हैप्लॉयड आ रही है, ऑल्टरनेटली डिप्लॉयड और हैप्लॉयड स्टेज हो रही है। व्हाट इज डिप्लॉयड, व्हाट इज हैप्लॉयड? क्रोमोसोम्स के नंबर अगर 2n होते हैं, 2n यानी कि सेट में मिल रहा है क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम है, आपने बुक में बना हुआ देखा क्या, ये, तो ये हो गया डिप्लॉयड। और अगर क्रोमोसोम सिर्फ इस तरीके से मिल रहा है, एक क्रोमोसोम मिल रहा है, तो हैप्लॉयड। हमारी एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? एक सेल में 46 क्रोमोसोम। इसे हम ये भी कह सकते हैं 23 पेयर। तो पेयर में मिल रहे हैं तो हमारी सेल कैसी है? डिप्लॉयड। अगर खाली हम कहें कि 23 ही क्रोमोसोम मिल रहे हैं, वो क्या होगी? हैप्लॉयड। तो ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है कि डिप्लॉयड के बाद ऑल्टरनेटली हैप्लॉयड आ रही है या नहीं। तो इस तरीके से हम लोग प्लांट किंगडम में ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पढ़ते हैं कि साइकिल्स कैसे चलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम के ऊपर आएंगे। एनिमल किंगडम चैप्टर जो है, इसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। और हम लोग बात करते करते सबसे मोस्ट इवॉल्व्ड एनिमल्स यानी कि हम लोग अपने बारे में बात करेंगे। क्लियर है? ह्यूमंस तक पहुंचेंगे। और इसमें हम लोगों को जो पड़ाव पार करना होंगे वो अलग अलग फाइलम होंगे। हम लोगों को करीब करीब 11 फाइलम पढ़ना है। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्कीहेल्मिन्थीज, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को भी तीन पार्ट में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेटा को भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक ग्नेथोस्टोमेटा। फिर ग्नेथोस्टोमेटा को भी बांट दिया गया है दो पार्ट में, पिसीज और टेट्रापोडा। पिसीज को बांटा गया कॉन्ट्रेक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज में, और टेट्रापोडा में बांटे गए चार, जिसमें कि वो क्लास थे चार। पिसीज भी एक क्लास है और टेट्रापोडा भी चार क्लास आते हैं, जिसमें आपके आते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। फाइनली मैमल्स तक पहुंच जाते हैं। ये सारी चीजें हम लोग एनिमल्स में पढ़ते हैं कि सबसे पानी में रहने वाले सबसे प्रिमिटिव टाइप के एनिमल कौन थे, और फिर वहां से इवॉल्व होते हुए सबसे ऊपर तक कौन से एनिमल हो गए। और एनिमल्स को क्लासिफाई करने का कोई ऐसा तरीका होगा जिससे एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाए, तो बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं कि बॉडी को अगर काटा जाए तो पूरी पूरी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, अगर बिल्कुल इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अगर ये हम बॉडी को काटते जाए और वो इक्वल पार्ट में हर बार में डिवाइड, देखिए हम लोग एक बार काटेंगे अपने आप को यहां से इस प्लेन में तो यह इक्वल हाफ में कट जाएगी, लेकिन अगर इसके बाद हम किसी दूसरे प्लेन में काटने की कोशिश करें तो क्या इक्वल हाफ में कटेगी? नहीं। तो अगर एक बार काटो और इक्वल हाफ में कट जाए तो उसे कहते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अगर हर बार काटो और इक्वल हाफ में कटती जा रही है तो रेडियली सिमेट्रिकल। अगर किसी बार में भी इक्वल हाफ में नहीं कट रही है तो उसे कहेंगे असिमेट्रिकल। क्लियर है? तो इस तरीके से बॉडी सिमेट्री की बात करेंगे। ऐसे डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ब्लास्टिसिटी की बात करेंगे कि बॉडी में डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी दो जर्म लेयर से बॉडी मिलकर बन रही है या तीन जर्म लेयर से मिलकर बन रही है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इस टाइप की बातें हम लोग किसमें करेंगे? हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम में। क्लियर?
तो एनिमल किंगडम तक की बात हो गई, यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की बात हो गई कि हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड की जो डाइवर्सिटी थी, किंगडम्स जो 5 थे, हम उन 5 किंगडम्स को पूरी तरह से पढ़ लेते हैं इस पहली यूनिट में। क्लियर हुआ? फर्स्ट यूनिट पूरी तरह से डिटेल में क्लियर हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं हमारी दूसरी यूनिट के ऊपर, और जो दूसरी यूनिट है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि प्लांट्स के अंदर क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होंगे और एनिमल्स के अंदर कौन से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होंगे। क्लियर? तो अगर प्लांट्स के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए, यानी स्ट्रक्चर की बात करी जाए, तो हम लोगों को यहां पे 2 टर्म आते हैं, यहां पे 2 चैप्टर्स हैं। एक तो है मॉर्फोलॉजी और दूसरा है एनाटॉमी। ठीक है, ये प्लांट्स के लिए है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स, यानी बाहर से दिखने वाले जो अपीयरेंस है वो कहलाते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे हमारा जो बॉडी है वो कैसी दिख रही है, ठीक है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सीड शेप, सीड कलर, मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट में, तो वही वो सब मॉर्फोलॉजी थी, यानी बाहर से देखने में कैसा लगता है। एनाटॉमी यानी उसके टिश्यूज की स्टडी करना, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना, उसे कहते हैं एनाटॉमी। यानी टिश्यू लेवल के ऊपर जाके हम अगर स्टडी कर रहे हैं कि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये वाली सेल्स होती है, पैरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है, तो वो होती है एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग जो पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी में हम लोग स्टडी करेंगे 3 चीजों की, रूट्स की, स्टेम की और लीफ की। रूट्स कहां से ओरिजिनेट होती हैं, रूट्स के फंक्शन क्या होते हैं, और रूट्स मॉडिफाई कैसे हो जाती हैं। क्लियर? और उनका मॉडिफिकेशन किस किस वजह से होता है, फॉर रिप्रोडक्टिव पर्पस भी हो सकता है या फॉर स्टोरेज पर्पस भी हो सकता है। यही सारी चीजें हम स्टेम में बात करेंगे कि इनके क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने बैंगन ट्री में ऊपर से निकलती हुई रूट्स को देखा होगा, तो वो रूट्स होती हैं प्रॉप रूट्स। वो क्या करती हैं, वो सपोर्ट का काम करती हैं। जो लटकती हुई शाखें दिखती हैं बैंगन ट्री में, वो रूट्स होती हैं बेसिकली। वो रूट्स लटकी है और वो नीचे की तरफ लटकते हुए आती हैं और जमीन के अंदर धस जाती हैं, और धसने के बाद ये एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जो सपोर्ट करता है प्लांट को, गिरने नहीं देता, क्योंकि बैंगन ट्री बहुत बड़ा होता है। इसी तरह से स्टेम जो होता है, आपने कैक्टस वगैरह देखा होगा, तो कैक्टस में स्टेम मॉडिफाई हो जाता है, लीफ जो है उसकी टूट जाती है या लीफ मॉडिफाई हो जाती है। टूटने का तो यहाँ पे जिक्र नहीं है, मॉडिफाई हो जाती है। मॉडिफाई होके वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स कांटों में बदल जाती है, और जो स्टेम है वो एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और उसमें वाटर स्टोरेज रहता है। ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वो स्टेम होता है। ऐसे ही लीफ जो होती हैं वो भी आगे की तरफ मॉडिफाई हो जाती है। जैसे पिचर प्लांट आपने देखा होगा, जिसमें पिचर बन जाता है, वो लीफ मॉडिफाई हो जाती है। इंसेक्टिवोरस प्लांट है, उसमें इंसेक्ट अंदर की तरफ आ जाएगा और पिचर शेप में लीफ मॉडिफाई हो जाती है। क्लियर? तो ये चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है। फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। जब फ्लावर जो बनेगा तो उससे आगे सीड बनता है, और ये एंजियोस्पर्म्स की खासियत होती है। तो हम लोग जितनी भी डिटेल स्टडी कर रहे हैं वो सारी एंजियोस्पर्म के ऊपर ही करेंगे। एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। तो एनाटॉमी में सबसे पहले तो हम लोग टिश्यूज की बात करेंगे कि कौन कौन से टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में, और टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, फिर टिश्यूज किस तरीके से अरेंज होते हैं, और प्लांट में कैसे सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, प्लांट चौड़ा होने लगता है, प्लांट में मोटापा आ जाता है, मोटा हो जाता है, तो कैसे प्लांट की थिकनेस हो रही है, लेंथ बढ़ रही है। तो टिश्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे। 9th क्लास में आप लोगों ने टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा। इसके बाद बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो यहां पे देखिए मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को ना डिवाइड करते हुए इन्होंने सिर्फ एनिमल्स का नाम लेके, और इसमें दोनों चीजें इसमें पढ़ा देंगे। मॉर्फोलॉजी बाहर से दिखने वाली सारी चीजें आप एनिमल किंगडम में पढ़ चुके थे कि बाहर से दिखेंगे तो सिमेट्री कैसी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग एनिमल किंगडम में। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, एनिमल टिश्यू कौन कौन से होते हैं, एनिमल के पार्ट्स कैसे वो अरेंज होते हैं टिश्यूज, और साथ ही साथ इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि साहब कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग की एनाटॉमी की पूरी बात करेंगे कि कॉकरोच कैसा दिखता होगा, अर्थवर्म कैसा होता है, और फ्रॉग के अंदर की क्या फिजियोलॉजी होती है। क्लियर?
ये सारी बातें हम लोग करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल के टिश्यूज, ब्लड की भी बात यही होगी कि ब्लड कैसा होता है, मसल्स की बात होगी कि मसल्स कौन कौन से टाइप की होती हैं, एपिडर्मिस की बात होगी कि एपिथेलियल सेल्स कौन कौन सी होती हैं। तो वो सारी बातें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हम लोग करेंगे। इसके बाद बात आती है अगली यूनिट की, वो यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जो अगली यूनिट है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो सेल क्या होती है, सबसे पहले चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे। ये एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है कि इसी से पूरी लाइफ चल रही है। तो सेल के स्ट्रक्चर की पूरी बात कर लेंगे कि जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, हर सेल ऑर्गेनेल का अपना इंडिविजुअल फंक्शन होता है, तो कौन कौन से इसके फंक्शंस होते होंगे, हम लोग ये सारी बातें इस सेल के चैप्टर में करेंगे। यहां पे फिर अगला चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल्स, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं लाइक एनिमल्स और प्लांट्स, दोनों को मिला के कंबाइंडली कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स उनके अंदर होते हैं जो कि उनको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं या ग्रोथ कर रहे हैं या एक्सक्रीशन में बन रहे हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स की स्टडी हम इस चैप्टर में करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। इसमें हम लोग डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इस टाइप की सारी चीजें यहां पढ़ेंगे। एंजाइम्स के बारे में भी यही पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की। तो हम लोग जो एक सबसे पहला टॉपिक यहां पढ़ के आए थे लिविंग वर्ल्ड में ग्रोथ, हमने जो सबसे पहले लिखा था, उसकी बात यहां से रिलेट होती है कि साहब हम लोग जब ग्रोथ करते हैं तो हमारी लंबाई बढ़ती है, यानी कि वो नई नई सेल्स जुड़ती होंगी, ये नई सेल्स बनती कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग जो बात करते हैं वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में कर रहे होते हैं कि कौन कौन सी नई सेल्स जुड़ती हैं और किस टाइप का सेल डिवीजन होता है और होता ही क्यों है, और ये डिवीजन होता है तो कैसे होता होगा, उन फेजेस की बात करते हैं। यहाँ पे जी फेज, एस फेज, इस तरीके की फेजेस होती हैं, G1, S, G2, ये सारी बातें हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में कर रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। तो प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मकसद ये होता है बताना कि हमारे अंदर बॉडी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है वेरियस फंक्शंस को, वो हम लोग फिजियोलॉजी में बात करते हैं। और वो सभी फंक्शंस जिससे एक बॉडी सरवाइव करती है वो हम फिजियोलॉजी के अंडर में पढ़ रहे होते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग एनिमल या ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करेंगे। हमारे अंदर जो सिलेबस है यहाँ पे 11th क्लास का, उसमें ह्यूमंस की फिजियोलॉजी की बात हो रही है, तो यहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी दो की बात होगी। तो जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें हम लोग क्या बात करेंगे उसको देखते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग सबसे पहले बात कर रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी कि जो मटेरियल है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा उसकी बात करेंगे। कि जो मटेरियल है लाइक जाइलम जो है वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है और फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, तो किस तरीके से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ पे सबसे बेसिक चीजों की बात करेंगे लाइक डिफ्यूजन कैसे होता है, ऑस्मोसिस कैसे होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट हो रहा होता होगा, या ये किसी बैक्टीरिया के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा। तो इस टाइप की बातें करेंगे। क्लियर है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन की। मिनरल न्यूट्रिशन में हम लोग जो हैं वो बात करेंगे यहाँ पे, मिनरल न्यूट्रिशन में जो हम लोग बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि कौन कौन से मिनरल्स किसी प्लांट को अवेलेबल होते हैं और प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स कैसे लेता होगा, इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और इसमें यह भी बात करेंगे क्या सॉइल के बगैर भी प्लांट्स को उगाया जा सकता है, क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिसमें सॉइल के बगैर भी वाटर में ही, खाली वाटर में कल्चर कर सकते हैं, प्लांट्स को उगा सकते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स वो तरीका होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दो पार्ट में बांट दिए गए हैं। कि यहां पे कुछ लिखे दे रहे हैं, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि ये अमाउंट में ज्यादा चाहिए होते हैं, और फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, सॉरी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स।
तो ये CHONPKCASMG ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए और ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। यानी कि ये ज्यादा अमाउंट में प्लांट्स को चाहिए होंगे और ये लेस अमाउंट में प्लांट को चाहिए होंगे। तो यही टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं कि अगर ज्यादा अमाउंट में मिल गया, ये चीज ज्यादा अमाउंट में चाहिए, लेकिन अगर ये वाले ज्यादा अमाउंट में हो जाएंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो टॉक्सिसिटी क्या होती है, कैसे प्लांट्स को हम बचाते हैं और इनकी कमी से क्या होता है, क्लोरोसिस क्या होती है, नेक्रोसिस क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन में करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस की बात तो आप जानते ही हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। इट इज द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो हायर प्लांट्स में कैसे होगा। हायर प्लांट्स की हम आपको बात बार बार बता चुके हैं कि हायर प्लांट्स जो होता है वो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, उनकी बात करेंगे कि उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, किस तरीके से उनमें कंडीशंस आएंगी और क्या फोटोसिंथेसिस के साथ में कुछ पॉजिटिव वेज भी हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। प्लांट्स के अंदर कुछ नेगेटिव चीजें ये हैं कि फोटो ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडेटिव प्रोसेस भी हो रहा होता है, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, वो भी यहां पढ़ेंगे। कैम साइकिल क्या होता है ये भी पढ़ेंगे कि कैसे जो रेगिस्तान में पौधे रहते हैं वो रेगिस्तान के पौधे किस तरीके से अपनी फोटोसिंथेसिस को करते होंगे और ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस को। तो यहां पे जो फोटोसिंथेसिस के बाद अगला टॉपिक आएगा वो आता है रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपनी एनर्जी लेंगे। अब प्लांट्स अपनी एनर्जी किस तरीके से लेंगे, देखिए हम लोग फिर एक बार आपको बता दें कि हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। फिजियोलॉजी में वो सभी फंक्शंस आते हैं जिससे प्लांट जिंदा रहेगा, यानी वो सभी प्रोसेस जो प्लांट के सर्वाइवल में हेल्प करेंगे वो प्लांट फिजियोलॉजी के अंडर में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की बात करी और फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने बात करी कि यहाँ पे कैम साइकिल होता है, यानी क्रेस्युलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, फोटो ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है, बहुत सारी इसमें रिएक्शन आती है, एक वास्ट एरिया है। यहाँ पे आपको एक ब्रॉड स्टडी करना पड़ेगी। C3 पाथवे यहाँ पढ़ना पड़ेगा, C4 पाथवे पढ़ना पड़ेगा और कैम साइकिल ये इन तरीके से अपना खाना बनाता है। जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, यानी कि रेगिस्तान में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें रात में स्टोमेटा खुल रहे होते हैं, तो किस तरीके से वो अपना फंक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम लोग इस साइकिल में पढ़ते हैं, कैम साइकिल में। C4 प्लांट्स कुछ ऐसे इफिशिएंट प्लांट्स हैं जो कि फोटो ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। तो इस तरीके के प्लांट्स C4 प्लांट्स कहला रहे हैं। उनमें कौन सी ऐसी एनाटॉमी होती होगी, एनाटॉमी के बारे में बात बताइए, यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता होगा उनका, कैसे टिश्यूज होते होंगे। तो क्रेन्स एनाटॉमी की यहाँ बात होगी कि लीफ उनकी एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट रखती है, उसके बारे में यहाँ बात होगी। बंडल शीट कहलाती है वो। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में जब हम लोग बात करेंगे तो देखिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में रेस्पिरेशन का एक छोटा सा रिव्यू दे देते हैं कि देखिए ग्लूकोज जो होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज से पहले पायरुविक एसिड बनता है और पायरुविक एसिड के बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, इस तरीके से पूरा रेस्पिरेशन होता है। लेकिन इसकी एक इतनी लंबी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन में कैसे लिखते हैं, C6H12O6, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडेशन के बाद बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बना और एनर्जी रिलीज हो गई। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज हुई और मैक्सिमम एटीपी 38 तक बन जाते हैं या 600 समथिंग कैलोरी किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, ये लिख देते हैं। लेकिन ये कितना सिंपल प्रोसेस होता नहीं है। यहां पे ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो उस प्रोसेस कहते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन कैसे होता होगा ये पढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेशन में, यानी ईस्ट को जब डालते हैं तो खमीर कैसे बन जाता होगा, ये बात पढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेशन में ही। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एल्कोहल कैसे बन रहा है, लैक्टिक एसिड कैसे बन रहा है, ये सब फर्मेंटेशन की प्रोसेस है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है तो ये प्रोसेस तुम्हारे जो हैं ये सब ऑक्सीडेशन वाले हैं। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने के प्रोसेस कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस
तो ये पढ़ेंगे हम लोग ग्लूकोज से पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस कैसे होती है, कितने स्टेप का प्रोसेस है, लगभग ये 10 स्टेप का प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस। फिर पायरुविक एसिड से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनने तक के प्रोसेस को कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो ये TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करते हैं यहाँ पे। इसके बाद एक और प्रोसेस होता है जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और ATP का प्रोडक्शन करते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पढ़ते हैं। तो ये 3 स्टेप हम लोगों को बेसिकली प्लांट के रेस्पिरेशन में पढ़ना पड़ते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है, जो अगला चैप्टर है, वो हमारा आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम लोग बात करते हैं कि ग्रोथ होती क्या है। बेसिकली एक लीफ को जो है, छोटी लीफ है वो बड़ी हो रही है, या बड़ी लीफ और थोड़ा सा साइज में ग्रोथ कर रही है। तो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम लोग जो बात करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किस तरीके से डिवाइड होते हैं, यहीं पे हम लोग हार्मोन्स की बात करेंगे। और जो हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स की बात करके हम लोग खत्म करेंगे इस टॉपिक को। इसमें वर्नलाइजेशन एक और टॉपिक आता है कि चिलिंग ट्रीटमेंट दे देते हैं। वो सारी चीजें हम प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, किसने इसकी डिस्कवरी करी, कैसे करी, ये सारी बात करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं एनिमल फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे जो 7 चैप्टर हैं वो कौन कौन से होंगे और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पहला चैप्टर की, जो 16 चैप्टर है आपका, वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम लोग बात करेंगे हमारी एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी की, फिर फेरिंग्स की, फिर ईसोफेगस, फिर स्मॉल स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, कि उसमें किस तरीके से डाइजेशन हो रहा है। और फिर डाइजेशन के बाद, डाइजेशन बेसिकली होता क्यों है, मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं कि हमने खाई तो दाल थी और बनना थी हमारी मसल्स। अगर दाल से हमारी मसल्स को बनना है तो कैसे बनेगी, क्योंकि दाल का जो प्रोटीन होता है तो वो प्रोटीन बना होता है कुछ सर्टेन एमिनो एसिड्स का। साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं, ये बेसिकली जितने भी लिविंग वर्ल्ड में एमिनो एसिड्स हैं जो लिविंग थिंग्स को बना रहे हैं, वो एमिनो एसिड हैं केवल 21 टाइप के, लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार। और पुराने में 20 टाइप के हुआ करते थे। तो अपडेटेड है कि 21 टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं। ये 21 टाइप के एमिनो एसिड बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं जैसे आपने इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ी होंगे, ABCD करके पूरा Z तक लेके आ जाते हैं। तो 26 अल्फाबेट से मिलके हमारी पूरी इंग्लिश वर्ड बना हुआ है। इंग्लिश की डिक्शनरी बन गई, इंग्लिश के नए से नए वर्ड्स रोज हम लोग इंट्रोड्यूस करते रहते हैं उन्हीं 26 से। बिल्कुल वैसे ही अमीनो एसिड्स के जो ये 21 अमीनो एसिड है, इनकी रीशफलिंग से नए नए टाइप के अमीनो एसिड्स से अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनते रहते हैं। क्लियर है? तो शफलिंग करते जाएंगे, अलग अलग प्रोटीन्स लेते जाएंगे। प्रोटीन्स लाइक तुम्हारा एंजाइम भी प्रोटीन का बना होता है, मसल्स भी प्रोटीन की बनी होती हैं। तो बात यही है कि हमने जो पल्सेस खाई तो पल्सेस में प्लांट प्रोटीन था। जब हमने डाइजेशन करा तो इस प्रोटीन को इंडिविजुअल अलग अलग अमीनो एसिड में तोड़ दिया और ये अमीनो एसिड्स को रीशफल करके हमने जो नया प्रोटीन बनाया वो था हमारी मसल्स का प्रोटीन। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारी प्लांट्स को हम खाते हैं और हमारी बॉडी जो है वो बिल्डअप हो रही है। तो प्लांट्स को खा के हमारी बॉडी कैसे बन रही है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोटीन्स किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो ये जो वर्किंग है, ये मैक्रोमोलिक्यूल को माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्जन के बाद ही ऐसा हो पाता है। तो एमिनो एसिड में तोड़ने को कहते हैं डाइजेशन। डाइजेस्ट हो गया और इसके बाद इसको एब्जॉर्ब करते हैं अपने इंटेस्टाइन में और ब्लड के थ्रू जिस पर्टिकुलर जगह पे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होना है वहां पहुंचा दिया जाता है। तो ये एब्जॉर्प्शन, इसके बाद एसिमिलेशन और रीजेशन की भी बातें हम लोग यहीं पे करते हैं। कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं ये भी बातें यहीं कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फिजियोलॉजी में हम लोग, ह्यूमन फिजियोलॉजी में थोड़ा थोड़ा से डिसऑर्डर्स लाइक जॉइंटिस कैसे होता है, ये सारी बातें हम लोग इसमें करते हैं। क्लियर? इसमें कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके बाद बात आती है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये दो अलग अलग प्रोसेस। ब्रीदिंग का मतलब होता है कि हमने इनहेल किया और एक्सहेल किया।
इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है, इसको कहते हैं ब्रीदिंग। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनहेल करने के बाद यानी सांस को अंदर लेने के बाद ये पर्टिकुलर साइट पे पहुंचती है, और वो पर्टिकुलर साइट यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे लंग्स के अंदर होती हैं, जिन्हें कहते हैं एल्वेओलीज। अभी 10th क्लास में आप लोग ये सब चीजें पढ़ के आए। तो एल्वेओलीज इज द एग्जैक्ट साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, इसके बाद ये गैसेस यानी कि गैसेस कौन कौन सी एक्सचेंज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन्हीं के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जा रही है हमारे ब्लड से। फिर ये ब्लड में ऑक्सीजन किस किस फॉर्म में चलती होगी, कार्बन डाइऑक्साइड किस किस फॉर्म में चलती होगी, और कैसे हमारे ब्लड से ये बाहर निकलती होगी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में। इसके बाद बात करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी के अंदर दो ही टाइप के फ्लूइड्स मिलते हैं। वो दो फ्लूइड, मेन जो बड़े दो फ्लूइड हैं, वो है एक तो टिश्यू फ्लूइड, तो टिश्यू फ्लूइड, और दूसरा है ब्लड। टिश्यू फ्लूइड का ही दूसरा नाम होता है लिम्फ। तो लिम्फ और ब्लड के बारे में यहां बात होगी, और किस तरीके से ये सर्कुलेट होते हैं। इसको सर्कुलेट, ब्लड को सर्कुलेट कराने वाला जो पंप है हमारे अंदर, वो पंप है हमारा हार्ट। तो हार्ट के बारे में बात होगी कि हार्ट कैसे वर्क करता है, हार्ट के डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन में। हार्ट किस तरीके से पंप करता है, सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है, हार्ट बीट कितनी होती है, ये सारी बातें, हाइपरटेंशन क्या हो जाती है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की होगी। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जैसे हमारे अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, यूरिया है हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट प्रोडक्ट ही है, इसे भी बाहर निकालना होता है। तो किस तरीके से हम इसे प्रोड्यूस करते हैं और किस तरीके से हम इसका एलिमिनेशन करते हैं। तो यूरिया बनती कैसे है हमारे अंदर, ठीक है, अमीनो एसिड्स के अंदर से जो अमीनो ग्रुप है उसके टूटने से एक साइकिल चलता है, ऑर्निथिन साइकिल, उसके थ्रू यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो यूरिया बनती कैसे और फिर उस यूरिया को हमारी किडनीज बेसिकली निकालती कैसे हैं, ये सारी बातें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ स्किन किस तरीके से स्वेटिंग करती है और स्वेट के थ्रू कौन से प्रोडक्ट्स एलिमिनेट होते हैं, लंग्स के थ्रू कौन से हो रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बात हम लोग करते हैं कि हमारी बॉडी जो है असल में मूव कैसे कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा कैसे रही है। मूवमेंट तभी होता है जब बॉडी डिस्प्लेस होती है, तो डिस्प्लेस कैसे कर रही है, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रही होंगी, मसल्स चलती कैसे होंगी, तो मसल्स के बारे में बेसिकली पूरी बात करेंगे। मूवमेंट जो होता है, कि यहाँ पे बड़ा अच्छा पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं कि मूवमेंट जो होता है ये एक वॉलेंट्री फंक्शन, हमारी इच्छा से ही होता है। ये नहीं होता है कि अपने आप से चलने लगे, हमारी इच्छा है तो हम चलेंगे, हमारी इच्छा नहीं है तो ये नहीं हम चलेंगे, तो वॉलेंट्री फंक्शन है। और मूवमेंट को चलाने के लिए हमारी जो मसल्स होंगी वो मूवमेंट कराने के लिए वॉलेंट्री मसल्स ही होंगी। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ वॉलेंट्री मसल्स की डिटेल स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ये मूवमेंट करा रही हैं और किस तरीके से हम बेसिकली चल पा रहे हैं। यहाँ पे जो चलते हैं हम लोग, तो हड्डियां भी हमारी चल रही होती हैं, तो हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप की बोन्स होती हैं, जॉइंट किस तरीके से उसमें होते हैं, बोन के जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, लिवर सिस्टम क्या होता है बोन्स का, ये पूरी बात करेंगे हम लोग। किसमें हम लोग बात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, मसल कंट्रैक्शन थ्योरी हो गई और बोन्स का मूवमेंट हो गया, ये सब बात करेंगे। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, किस तरीके से एक सेंसेशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पिन चुभाई गई तो ये सेंसेशन यहाँ से ब्रेन तक पहुंच रहा है, ये कैसे ब्रेन तक सेंसेशन पहुंच रहा होगा, और कैसे अगर पिन चुभाई गई तो हम तुरंत हाथ को पीछे की तरफ ले रहे हैं तो ये कैसे ऐसा हो रहा होगा, ये कोऑर्डिनेट कर रहा है हमारा ब्रेन, हमारा हाथ कोऑर्डिनेट कर रहा है एक साथ, ये कैसे कंट्रोल करता होगा हमारा पूरा ब्रेन हमारी बॉडी को, और कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, यानी ब्रेन का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ेंगे, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। इसके बाद बात करेंगे लास्ट चैप्टर की हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए अभी न्यूरॉन्स के थ्रू हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे, ब्रेन कैसे कर रहा है, अब हम केमिकल्स के थ्रू कोऑर्डिनेट करेंगे कि केमिकल कैसे कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी को।
हार्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं और कैसे हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि साहब अब भूख लग रही है, अब हमारी भूख खत्म हो गई है, कौन से ऐसे हार्मोन होते होंगे जो ये काम कर रहे होते होंगे, उन सब बातों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारी लंबाई जो बढ़ती है, एज के साथ में हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारी अकल बढ़ती चली जा रही होती है, तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये हार्मोन्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, थायराइड हार्मोन क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, लगभग 6-7 टाइप के पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकल रहे हैं। ऐसे ही मेमोरी ग्लैंड है, तो उसको कौन एक्टिवेट करता होगा, ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। क्लियर है? तो यहां तक आपको इंटरेस्ट अगर आया हो तो ये चीजें समझ में आ रही हैं। अब एक चीज में आपका और भी इंटरेस्ट होगा, अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो एक चीज में और इंटरेस्ट होगा कि हम पूरी बायोलॉजी को पढ़े कैसे, शुरुआत कहां से करें, हम कौन से चैप्टर को पहले लें और कौन से चैप्टर को बाद में लें और किस तरीके से पढ़े, ये बात भी हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बायोलॉजी की बेसिक चीज पढ़िए। जो बेसिक चीज है वो है सेल। आप अगर सेल को समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो साइटोलॉजी वाली जो यूनिट है, जिसमें सेल आता है, बायोमोलिक्यूल आता है और सेल डिवीजन आ रहा है, इसको सबसे पहले पढ़िए। क्लियर है? तो ये 3 चैप्टर पढ़ने के बाद आपके पास अगला टारगेट होगा टिश्यूज को पढ़ना। टिश्यूज दोनों पढ़िए, प्लांट्स और एनिमल। ये दोनों पढ़ने के बाद आप बायो में कुछ भी पढ़ सकते हैं, सारी चीजें इजी होगी। सिर्फ ये 5 चैप्टर आपको शुरुआत करना होगी 11th क्लास के लिए। ये मेन टॉपिक हैं और नीट के हिसाब से भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। खाली सेल चैप्टर को ही अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से और डिटेल में, तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन नीट में आते हैं। और नीट में 5 से 6 क्वेश्चन का मतलब हुआ 20 से 24 नंबर। और 20 से 24 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि एक एक नंबर आपका सिलेक्शन को रोक सकता है या सिलेक्शन करा सकता है। तो इसलिए आप सबसे पहले सेल पढ़िए, बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीजन और टिश्यूज को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप पूरी बायो में से कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ लेंगे, वो इजी ही रहेगा। ठीक है? इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो क्लासिफिकेशंस पढ़िए, सारे प्लांट के क्लासिफिकेशन और एनिमल के क्लासिफिकेशन, यानी कि फर्स्ट यूनिट। उसके बाद आप मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ सकते हैं। और फिर फाइनली लास्टली पढ़िएगा फिजियोलॉजी, क्योंकि फिजियोलॉजी थोड़ा लेंथी चैप्टर्स होते हैं, समझना ज्यादा होता है, तो ये लास्टली रखे जाते हैं फिजियोलॉजी के टॉपिक्स। क्लियर है? प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी को आप लास्ट में कर सकते हैं। वीडियो को अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, समझ में आ रही है, तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो कोई भी डाउट हो कमेंट्स के थ्रू पूछ लें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।